फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार। स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सोइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा कॉम्पैक्शन ऑफ सोइल। सोइल को किस प्रकार कॉम्पैक्ट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि कॉम्पैक्शन करने के क्या एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, क्या ये हमें ये भी देखना है कि ये किस प्रकार का प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का सोइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का टॉपिक, जिसका नाम है फ्रेंड्स कॉम्पैक्शन ऑफ सोइल। फ्रेंड्स, कॉम्पैक्शन का मीनिंग होता है कि सोइल को एक तरीके से दबाना। हम यहाँ पर सोइल को दबाएंगे। आप जानते हो फ्रेंड्स कि जो हमारे पास सोइल सैंपल रहता है उसमें एयर, वाटर और सॉलिड तीनों प्रेजेंट होते हैं। सपोज करो ये हमारा सॉलिड है, मैं आपको बना के दिखा चुका हूं। ये वाटर है और ये हमारा यहाँ पर होता है इसमें एयर। तो जब फ्रेंड्स किसी सोइल सैंपल को आप कॉम्पैक्ट करते हो, किसी भी लोड के थ्रू आप इसको कॉम्पैक्ट देते हो, दबाते हो, तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि जो हमारे पास एयर और वाटर वाला ये पोर्शन है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कहलाता है। ये हमारा टोटल क्या होता है, वॉइड्स का वॉल्यूम होता है। तो जब हम किसी पार्टिकल को दबाने की कोशिश करेंगे, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा फ्रेंड्स, उसके वॉल्यूम में कमी आएगी, यानी कि वो दब जाएगा। ठीक है, वो दब जाएगा। तो दब जाने से क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसमें से दब जाने से, क्योंकि ये भी तो वॉइड्स है हमारे पास और ये भी हमारे पास वॉइड्स है, तो सोइल सैंपल के दबने से, कॉम्पैक्शन की बात कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन के माध्यम से सोइल सैंपल के दबने से उसमें से एयर वॉइड्स निकलेंगे या वाटर वॉइड्स निकलेंगे या ये दोनों निकलेंगे, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको पूरा एक डीपली बना के दिखाऊंगा। अभी स्टार्टिंग कर लेते हैं, इस कॉम्पैक्शन का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, क्या हमें इससे समझ में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखना फ्रेंड्स, कॉम्पैक्शन इसलिए किया जाता है ताकि सोइल के यूनिट वेट को बढ़ाया जा सके, सोइल के इकाई भार को बढ़ाया जा सके, इसलिए कॉम्पैक्शन दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज कॉम्पैक्शन, तो आप उसको रिप्लाई दोगे कि कॉम्पैक्शन एक इस प्रकार का प्रोसेस है जिसमें सोइल के यूनिट वेट को बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप उसको रिप्लाई दोगे कि कॉम्पैक्शन ऑफ सोइल इज द प्रोसेस, कॉम्पैक्शन ऑफ सोइल इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द यूनिट वेट ऑफ सोइल। ठीक है, कॉम्पैक्शन सोइल के यूनिट वेट को बढ़ाने का एक प्रोसेस है बाय फोर्सिंग, किसी भी फोर्सिंग के द्वारा। जब हम कोई सोइल सैंपल के ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे तो उसके यूनिट वेट को इंक्रीज कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे पास सॉलिड था, सोइल पोर्शन था, उसको डेंस स्टेट में लेकर आते हैं। कैसे, देखना, मान लो हमारे पास ये एक सोइल सैंपल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक सोइल सैंपल है और अभी इसमें वॉइड्स, एयर वॉइड्स एंड वाटर वॉइड्स दोनों प्रेजेंट है। इसके अंदर एयर वॉइड्स प्लस वाटर वॉइड्स दोनों प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर आपने कोई लोड अप्लाई किया। अभी बताऊंगा कि ये कौन सा लोड होता है। इस पर आपने लोड अप्लाई किया। अब लोड जब अप्लाई आप पार्टिकल्स के ऊपर करोगे तो क्या होगा, पार्टिकल पास पास आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब आप किसी चीज को दबाओगे तो वो दब जाएगा ना, सिकुड़ से जाएगा। तो सिकुड़ से जाएगा यानी वो दब जाएगा, तो ये पार्टिकल क्या होंगे, ये पार्टिकल इस टाइप से पास पास आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये ऐसे पास पास आ जाएंगे। तो पास पास आने से फ्रेंड्स क्या होता है, फर्स्ट जो लोड अप्लाई आप कर रहे हो, जिसके कारण ये पास पास आ चुके हैं, उसके कारण क्या होगा, इसमें जो ये एयर वॉइड्स है, ये एयर वॉइड्स यहां से बाहर निकल जाएंगे। एयर वॉइड्स यहां से रिमूव हो जाते हैं। तो एयर वॉइड्स रिमूव हो जाने से क्या होगा, जितना वॉइड्स एयर के थ्रू कवर किया गया था वो तो सब यहां से डिक्रीज हो गया, उतना ही पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस होने से क्या होगा, हमारे पास जो सोइल यहाँ पर लूज कंडीशन में थी, अब ये किस कंडीशन में पहुंच गई, ये आपकी डेंस कंडीशन में पहुंच गई। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि एक सॉलिड सैंपल को डेंस स्टेट में लाने का ये भी एक प्रोसेस होता है, क्या, कॉम्पैक्शन। क्लियर फ्रेंड्स, तो आप याद रखोगे कॉम्पैक्शन किसी भी सोइल के यूनिट वेट को बढ़ाने का एक प्रोसेस है। और क्या क्या हो सकता है इससे, देखते हैं। ये बात लिख लेते हैं पहले
कि कॉम्पैक्शन सोइल के यूनिट वेट को बढ़ाने का एक प्रोसेस होता है। कॉम्पैक्शन सोइल के यूनिट वेट को इंक्रीज करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। कॉम्पैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ यूनिट वेट ऑफ सोइल बाय फोर्सिंग। कॉम्पैक्शन सोइल के यूनिट वेट को बढ़ाने का एक प्रोसेस होता है जिसमें सोइल के सॉलिड पार्टिकल को डेंस स्टेट में लाया जाता है, ठीक है फ्रेंड, याद रखो, डेंस स्टेट में लाया जाता है, वो हमारा क्या है, कॉम्पैक्शन है। तो कॉम्पैक्शन इज ए प्रोसेस, आप इसको याद रख सकते हैं इंग्लिश में, कॉम्पैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ increasing of the unit weight of soil by forcing, ठीक है, फोर्सिंग के द्वारा इस यूनिट वेट को बढ़ाने का एक प्रोसेस है आपका क्या, कॉम्पैक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यही बनता है स्टार्टिंग में, बाय फोर्सिंग। तो जब फोर्स आप लगाओगे तो क्या होगा, द सोइल सॉलिड इनटू ए डेंस स्टेट। तो जो सोइल सॉलिड का पोर्शन होगा वो हमारा किस कंडीशन में पहुंच जाएगा, डेंस स्टेट में पहुंच जाएगा। एंड एयर वॉइड्स रिमूव, और एयर वॉइड्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो वही फ्रेंड्स मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि कॉम्पैक्शन सोइल के यूनिट वेट को बढ़ाने का एक प्रोसेस है, वो इसने कहा कॉम्पैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सोइल यूनिट वेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम पूछा जाता है कि कॉम्पैक्शन से क्या होता है, कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, ठीक है। तो सोइल के यूनिट वेट को बढ़ाने के लिए कॉम्पैक्शन किया जाता है। यूनिट वेट का आप ये भी बोल सकते हैं कि ड्राई डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या आता है, ठीक है। यूनिट वेट को आप ड्राई डेंसिटी भी बोल सकते हो, ड्राई डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए ही कॉम्पैक्शन क्या आता है, ठीक है। इसके लिए आप फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि जो सोइल सॉलिड होंगे वह किस स्टेट में पहुंच जाएंगे, वह डेंस का मतलब सघन अवस्था, पास आ जाएंगे, ठीक है। जिस पास क्यों आए होंगे, वे इसलिए आए होंगे कि यहाँ से जो एयर वॉइड्स है, ठीक है, वह क्या हो गए, रिमूव हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, जिस कारण वह पास आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब और क्या कंडीशन यहां से बनी होगी, ठीक है, और क्या कंडीशन यहां से बनी होगी, जब आप एयर वॉइड्स को रिमूव कर देते हो, तो इससे देखना कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती है सोइल सैंपल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्पैक्शन क्या काम करेगा, इसकी शियर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। देखो जब एयर वॉइड्स बाहर निकल जाएगी, ठीक है, तो वाटर प्रेजेंट रहेगा, जिससे क्या होगा, शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन लीड्स टू इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल। कॉम्पैक्शन के माध्यम से सोइल की शियर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, यह आप याद रखोगे, ठीक है। तो याद रखना, कॉम्पैक्शन लीड्स टू इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स उससे क्या होगा, जब कॉम्पैक्शन देखना, कॉम्पैक्शन का क्या क्या बातें यहाँ पर हमें पता लगेगी। कॉम्पैक्शन लीड्स टू इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ। कॉम्पैक्शन शियर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, और आप याद रख सकते हो टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव कर देगा। भाई पहले तो लूज कंडीशन में सोइल पड़ी हुई थी ना, अब उसको आपने दबा दिया तो मैं पास आ गई, पास आ जाएंगी तो उनका बॉन्ड अच्छे बन जाएगा, ठीक है। तो उसने पहले वाली कंडीशन से अब बेटर कंडीशन बना दी है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी फ्रेंड्स बोलते हैं टिकाऊपन को, टिकाऊपन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है।
और क्या होगा, और देखना क्या होता है, ये क्या काम करेगा, सोइल जब लूज कंडीशन में थी तो उसकी भार को सहन करने की कैपेसिटी भी बहुत कम थी। अब उसने जब पास ले आया तो वो उस पहले वाली कंडीशन की अपेक्षा अब ज्यादा लोड सहन कर सकता है, मतलब उसने इसकी बेरिंग कैपेसिटी को भी इंप्रूव कर दिया। तो टू इंप्रूव द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। ठीक है फ्रेंड, सोइल की बेरिंग कैपेसिटी को भी धारण क्षमता बोलते हैं। ठीक है, धारण क्षमता को भी बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो इंप्रूव का मतलब बढ़ाना। ठीक है, तो देखो कॉम्पैक्शन करने से हमें क्या क्या बातें पता लगी। कॉम्पैक्शन ने यूनिट वेट को इंक्रीज किया। ठीक है, यूनिट वेट को इंक्रीज किया जिससे सोइल डेंस स्टेट में आ जाती है। ठीक है, और फिर क्या हुआ, उसने उसी के कारण शियर स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, उसी के कारण स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, उसी के कारण बेरिंग कैपेसिटी भी सोइल सैंपल की बढ़ जाती है। क्लियर फ्रेंड्स, याद इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप देख सकते हो जब जो पार्टिकल पहले दूर दूर थे, अब उन पर लोड अप्लाई करने के कारण में पास आ गए। तो पास आने से इनके अंदर से सोइल के वाटर के पास होने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो इनके अंदर से जो वाटर पास हो रहा था, वाटर का पास होना, सोइल से वाटर का पास होना फ्रेंड परमेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, पूरा टॉपिक आएगा, हम पढ़ेंगे इसको। सोइल से वाटर का पास हो जाना क्या कहलाता है, परमेबिलिटी। तो अब बताओ, अब मैं कोई वाटर यहां से छोड़ रहा हूं, इधर से इजीली पास हो जाएगा, कुछ वाटर यहां से छोड़ रहा हूं, क्या यहां से पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये है कि इसकी परमेबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो इसने क्या काम करा, परमेबिलिटी को रिड्यूस कर दिया। तो आप याद रखोगे, इट इज आल्सो रिड्यूस द परमेबिलिटी। ठीक है, आल्सो रिड्यूस द परमेबिलिटी इसने रिड्यूस कर दी। परमेबिलिटी रिड्यूस क्यों हुई होगी, इसलिए हुई होगी क्योंकि हमने इसे कंप्रेस किया, और कंप्रेस करने से ये पास आ गए। ठीक है, तो मतलब ये है कि इसको जो दबाने की कंडीशन है वह भी कम होती चली जा रही है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी भी ये रिड्यूस कर रहा है। तो इट आल्सो रिड्यूस द परमेबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सोइल। ठीक है, इसने सोइल की परमेबिलिटी को और कंप्रेसिबिलिटी को भी क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, बेरिंग कैपेसिटी इंप्रूव कर देता है, यूनिट वेट बढ़ा देता है, एयर वॉइड्स को निकाल देता है, और ये क्या नाम आपका कंप्रेसिबिलिटी को कम कर दे रहा है, परमेबिलिटी को भी कम कर दे रहा है। ठीक है, अब ये हो किस कारण रहा है, ये हो रहा है आपने, ये जो कंडीशन है कॉम्पैक्शन है, इसको आप अचीव कर सकते हो किसी भी फोर्स, यानी कि स्टैटिक फोर्स या डायनेमिक फोर्स के माध्यम से आप इस कॉम्पैक्शन को अचीव कर सकते हो। तो दिस इज अचीव्ड बाय स्टैटिक और डायनेमिक फोर्स। ठीक है, इसको स्टैटिक एंड डायनेमिक फोर्स के द्वारा अचीव किया जा सकता है। तो आप याद रखना, कॉम्पैक्शन को स्टैटिक और डायनेमिक लोड के द्वारा अचीव किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना अचीव क्या है, दिस इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग स्टैटिक और डायनेमिक लोड टू द सोइल। दिस इज अचीव्ड बाय अप्लाइड डायनेमिक और स्टैटिक लोड टू द सोइल। ठीक है, ये सोइल पर डायनेमिक और स्टैटिक लोड को अप्लाई करके अचीव किया जा सकता है। आने वाले समय में देखेंगे हम कि कौन सी सोइल स्टैटिक लोड से अचीव कर रहे हैं हम कॉम्पैक्शन को, और कौन सी डायनेमिक लोड से अचीव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सोइल हमारे पास कोहेजनलेस और कोहेसिव टू टाइप की सोइल होती है, तो लगभग दोनों सेम कंडीशन से तो हमें प्राप्त नहीं होने की। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सी सोइल कौन कौन से लोड से प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स,
अभी हम देखो हमारे पास जो वर्ड्स है इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि वाटर और एयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं वर्ड्स, वाटर वर्ड्स और एयर वर्ड्स दोनों होते हैं। कॉम्पैक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जो केवल एयर वर्ड्स को रिमूव कर दे रहा है, ठीक है। कॉम्पैक्शन क्या कर दे रहा है, यहां से एयर वर्ड्स को रिमूव कर दे रहा है। आने वाला टॉपिक हमारा इसमें एक और आता है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन दृढ़ीकरण, ठीक है। इधर ये क्या काम करेगा, ये और सॉइल को पास ले आएगा। तो और सॉइल को पास भाई एयर वर्ड्स को कॉम्पैक्शन ने निकाल दिया, बस कौन से वर्ड्स गए, वाटर वर्ड्स। तो ये वाटर वर्ड्स को निकालने का एक प्रोसीजर होता है कंसोलिडेशन। आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर अभी थोड़ा जानना है तो थोड़ा इस दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता के चलता हूँ, 3-4 पॉइंट डिफरेंस के बताता हूँ कॉम्पैक्शन में और कंसोलिडेशन में क्या है, ध्यान से देखना। तो देखना फ्रेंड, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये साथ साथ समझते हुए चलना। आने वाले टॉपिक में इसको हम डीपली पढ़ने वाले हैं। अभी प्रोसीजर हमारा पूरा कॉम्पैक्शन पर ही रहेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ, 3-4 पॉइंट है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। कॉम्पैक्शन सॉइल को दबाना, कंसोलिडेशन भी सॉइल को दबाना, ठीक है। ये क्या अंतर है दोनों में, ये देखते हुए चलते हैं फ्रेंड। कॉम्पैक्शन एक इस प्रकार का प्रोसीजर है जो आपको तुरंत रिजल्ट देगा, ठीक है। ये एक इस प्रकार का फिनोमिनन होता है जो कि तुरंत आपको रिजल्ट देता है, बट ये टाइम पर डिपेंड करता है। ये टाइम, ये लंबे समय प्रोसीजर चलता है, ये टाइम टू टाइम चलता रहता है और ये तुरंत रिजल्ट देने वाला है। तो इसलिए आप इसको कहोगे कि यह है इंस्टैंटेनियस फिनोमिनन है, फिनोमिनन, ठीक है। इंस्टैंटेनियस बोलते हैं फ्रेंड्स जो कि तुरंत रिजल्ट देता हो, तुरंत रिजल्ट देने वाला एक प्रक्रिया है। फिनोमिनन को आप प्रक्रिया बोल सकते हो, ठीक है। एक तुरंत रिजल्ट देने वाली प्रक्रिया है और यह आपका क्या है, टाइम पर डिपेंड है, लंबे समय तक चलने वाला है, तो ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन। ये समय पर निर्भर है, समय चलता रहेगा, ये प्रोसीजर भी कंसोलिडेशन भी चलता रहता है क्या प्रोसीजर। हम पृथ्वी पर हम चल रहे हैं, कोई वाहन चल रहा है, अदर कोई फोर्स आ रहा है, तो वह सब क्या सॉइल को दबाते तो है, वो एक कंसोलिडेशन है। तो ये लंबे समय तक चलता रहता है और इसके माध्यम से हमने क्या कोई फोर्स अप्लाई कराया, ये तुरंत रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो वो कॉम्पैक्शन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये दूसरे वाला। दूसरे पॉइंट में आपको देखना है कि जो कॉम्पैक्शन है, चूंकि इसके अंदर वाटर है और कंसोलिडेशन में वाटर वर्ड्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो पहले प्रोसीजर यानी कि इसमें एयर भी है, वाटर भी है, सॉलिड भी, यहाँ पर वाटर और सॉलिड है, ठीक है। तो जब एयर है तो एयर क्या काम करेगी, इस कॉम्पैक्शन में सॉइल को पार्शली सैचुरेटेड कंडीशन में रखेगी, और यहाँ पर वाटर है तो इसमें वाटर सॉइल को फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में रखता है। तो आपको याद रखना है सॉइल यहाँ पर हमेशा, सॉइल ऑलवेज पार्शली सैचुरेटेड होती है फ्रेंड्स, याद रखो, पार्शली सैचुरेटेड, ठीक है। आंशिक रूप से सॉइल इसके अंदर संतृप्त रहती है, ठीक है। यानी कि जिसमें एयर होगा तो वो फुल्ली तरीके से उसको वेट कंडीशन में नहीं होने देता, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पार्शली सैचुरेटेड। और वहां पर वाटर है तो वो सॉइल को कंप्लीटली सैचुरेटेड कंडीशन में रखता है। सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, यहां पर सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड कंडीशन में होगी। क्लियर फ्रेंड्स। तीसरा पॉइंट देखोगे, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि ये जो आप कॉम्पैक्शन करते हो इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक टेक्निक अपनानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर कॉम्पैक्शन करने के लिए हमें स्पेसिफिक टेक्निक अपनानी पड़ती है, ठीक है। तो देखते हैं स्पेसिफिक कॉम्पैक्शन टेक्निक, स्पेसिफिक कॉम्पैक्शन टेक्निक, स्पेसिफिक कॉम्पैक्शन टेक्निक आर यूज्ड, ठीक है फ्रेंड। यहां पर हम कॉम्पैक्शन की एक विशेष टेक्निक का यूज करते हैं, कोई स्टैटिक फोर्स डायनामिक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और यहां इस टाइप से कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। कंसोलिडेशन अक्यूर्स का मतलब होता है प्राप्त होता है, कंसोलिडेशन प्राप्त होता है, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ सॉइल,
ऑन अकाउंट ऑफ सोइल। ऑक्यूर का मतलब होता है फ्रेंड्स प्राप्त होना, याद रखोगे। ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन प्राप्त होता है ऑन अकाउंट ऑफ ए स्टैटिक लोड, ऑफ ए स्टैटिक लोड ऑफ द सोइल। ठीक है, सोइल पर जो स्टैटिक लोड आते रहते हैं समय टू समय, टाइम टू टाइम जो स्टैटिक लोड सोइल के ऊपर आता रहेगा उसके कारण हमें कॉन्संट्रेशन प्राप्त होता है और स्पेसिफिक कंडीशन अपनानी पड़ती है हमें कॉम्पैक्शन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखोगे पॉइंट जो आपको बता रहे हैं कि कॉम्पैक्शन कॉन्संट्रेशन में क्या डिफरेंस है। क्लियर? 2 पॉइंट और याद रखोगे फ्रेंड्स। अभी हमने देखा कि कॉम्पैक्शन करने से हमारा क्या हो रहा था सोइल में, एयर वॉइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो एयर वॉइड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो कॉम्पैक्शन रिड्यूस एयर वॉइड्स, कॉम्पैक्शन एयर वॉइड्स को रिड्यूस करता है एंड कंसोलिडेशन वाटर वॉइड्स को रिड्यूस करता है, याद रखोगे। और फ्रेंड कॉम्पैक्शन मोस्टली, अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी सोइल के लिए करेंगे, मोस्टली कोस्टल सोइल के लिए ज्यादा यूज किया जाता है कॉम्पैक्शन। और कंसोलिडेशन मोस्टली, अधिकतर कोहेसिव सोइल के लिए यूज करते हैं, याद रखोगे। कंसोलिडेशन सोइल मैंने आपको बता रखी है फ्रेंड्स, सैंड और ग्रेवल कंसोलिडेशन सोइल होती है और आपकी कोहेसिव सोइल क्ले एंड सिल्ट होती है। आप खुद भी समझ सकते हो, ये वाटर वॉइड्स रिमूव कर रहा है, तो वाटर वॉइड्स ज्यादा किस में पाए जाएंगे, क्ले में। एयर वॉइड्स ज्यादा किस में पाए जाएंगे, सैंड और ग्रेवल में, जिनमें वॉइड्स ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हमारा टॉपिक चल रहा है कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन का कुछ डिफरेंस पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं ताकि आपका डाउट दूर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठा हमारे पास, देखो फ्रेंड्स, हमारे कॉम्पैक्शन करने के कुछ एडवांटेज होते हैं जो आपको याद रखने हैं। वेरियस एडवांटेज, ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, कॉम्पैक्शन के वेरियस एडवांटेज ऑफ कॉम्पैक्शन, कौन कौन से एडवांटेज होते हैं ये हमें याद रखने हैं। पहला एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, पहला एडवांटेज ये है, ये जो एयर वॉइड्स को रिमूव कर दे रहा है। सपोज करो ये आपके पास सोइल सैंपल है जिसमें काफी सारे एयर वॉइड्स थे। ठीक है, आपने इस सोइल सैंपल पे, आपने इसी सोइल के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना दी फ्यूचर में, ये कोई स्ट्रक्चर आपने इसके ऊपर बना दी है। अब जब स्ट्रक्चर आप बना दोगे तो आप देख रहे हो कि फोर्स बढ़ जाने से, स्ट्रक्चर का लोड इस सोइल के ऊपर आने से ये पार्टिकल पास आने की कोशिश करेंगे। तो जब पार्टिकल पास आएंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगी, नीचे की ओर सेटल कर जाएगी, बैठ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्ट्रक्चर बनाने से पहले ही सोइल सैंपल को कॉम्पैक्ट कर देते, यानी कि उसके एयर वॉइड्स को निकाल देते, तो क्या होता, क्या ये सेटलमेंट होता उस केस में? नहीं होता। मतलब ये है कि कॉम्पैक्शन से हम इस सेटलमेंट को भी रोक सकते हैं। ठीक है, कैसे रोक सकते हैं? अभी फोर्स अप्लाई करेंगे स्टैटिक या डायनेमिक लोड, जिसके कारण हम कॉम्पैक्शन से इन एयर वॉइड्स को निकाल देंगे, सोइल पास आ जाएगी और सेटलमेंट आपका थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। क्लियर? तो आप यहां पे लिख सकते हो सेटलमेंट कैन बी रिड्यूस या प्रिवेंटेड। सेटलमेंट कैन बी रिड्यूस्ड या प्रिवेंटेड। तो ये कह रहा है कि आप सेटलमेंट को क्या तो रिड्यूस कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, या फिर रोक सकते हो। ठीक है, ये हमारा एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या होगा फ्रेंड्स? दूसरा एडवांटेज आप अभी देख रहे थे कि सोइल की स्ट्रेंथ को हम इंप्रूव कर दे रहे थे और स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव कर दे रहे थे। तो आप लिख सकते हो सोइल स्ट्रेंथ इंक्रीज, सोइल की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज, एंड स्टेबिलिटी क्या हो जा रही थी, स्टेबिलिटी हमारी इंप्रूव हो जा रही थी, स्टेबिलिटी इंप्रूव। क्लियर फ्रेंड्स? तो सोइल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जा रही है किसके कारण, आपके कॉम्पैक्शन के कारण, और स्टेबिलिटी भी इंप्रूव हो जा रही है। ठीक है, और हमने देखा यहाँ पर
कि लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इंप्रूव हो जा रही है। ठीक है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल इंप्रूव। ठीक है फ्रेंड, सोइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इंप्रूव हो जा रही है। क्लियर। नेक्स्ट, अब अनफॉर्चुनेटली या अनडिजायरेबल कंडीशंस, अनडिजायरेबल मतलब जो हमारी इच्छा से अलग है, जैसे किसी भी फोर्स्ड एक्शन के कारण, किसी भी स्वेलिंग के कारण घटनाएं डेवलप होती रहती हैं सोइल के अंदर, तो हम उनको भी दूर रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई फ्रोस्ट एक्शन होगा या कोई स्वेलिंग होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, तो हम उसको रोक सकते हैं। तो आप यहां कह सकते हो अनडिजायरेबल वॉल्यूम चेंज। अनडिजायरेबल वॉल्यूम चेंज मतलब आपकी इच्छा से अलग वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है, किसके कारण, किसी भी, ब्रैकेट में लिख देता हूं, किसी भी फ्रोस्ट एक्शन के कारण। फ्रोस्ट एक्शन, कोई स्वेलिंग का मतलब फूलना, इनके कारण वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है, तो आप इसको भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, मे बी कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप काफी हद तक रोक सकते हो। क्लियर। ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि इनको करने से क्या होता है। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठा, हमारे जब कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, इस प्रोसेस को समझते हैं, जनरल एक फॉर्मूला यहां से बनेगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखोगे फ्रेंड्स, जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, यहां पर देखते हैं। हमारे पास ये कोई सॉइल सैंपल है, ये एक सॉइल सैंपल हम लेते हैं। ये सॉइल सैंपल जिसमें कि हमारा सॉलिड भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है और आपका ये एयर भी प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने मान लिया कि इस सॉलिड सैंपल की जो टोटल हाइट है h है। ठीक है, हमने इस सॉलिड वाले की हाइट अलग से मान ली hs है, और ये जो वॉइड्स वाले होते हैं, आप जानते हो एयर वाटर दोनों वॉइड्स हैं, इनकी हाइट हमने अलग से मान ली v1 इनका वॉल्यूम मान लिया और h इनकी हाइट मान ली। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने क्या काम करा, इस पर कोई स्टैटिक या कोई डायनेमिक लोड अप्लाई किया। ठीक है, तो जब कोई डायनेमिक लोड, स्टैटिक लोड आप यहाँ पर अप्लाई करोगे फ्रेंड्स, तो आप जानते हो कि कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट होगा स्ट्रक्चर में, कुछ ना कुछ तो सेटल होंगे नहीं है, क्योंकि जो एयर वॉइड्स है ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, तो ये हम ये नहीं कहेंगे अभी कि ये एकदम से तुरंत हमारे सारे निकल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा रिड्यूस करके दिखाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ इस टाइप की कंडीशन यहाँ पर बन जाए। ये कंडीशन आपकी यहाँ पर बन सकती है। ये आपका सॉलिड पोर्शन, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका वाटर पोर्शन, और ये हमने मान लिया यहाँ पर एयर। तो आप देख रहे हो कि ये जो हमने इस पे कोई स्टैटिक लोड, ऊपर से कोई लोड अप्लाई कराया, तो उससे क्या होगा, एयर वॉइड्स बाहर निकलना स्टार्ट होंगे। तो कुछ ऐसे होंगे, फिर लोड अप्लाई करोगे वो होंगे, तो फाइनली जब आपका कॉम्पैक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एयर वॉइड्स बाहर निकल जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि इनको कॉम्पैक्ट करने से इस स्ट्रक्चर में या इस सैंपल में इतना सेटलमेंट हो गया। मान लिया सेटलमेंट ये हुआ किसमें, इस टोटल हाइट में तो हुआ, मान लिया अब ये हाइट हमारे पास डेल्टा एच बच गई है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लिया ये हाइट हमारे पास कितनी बच गई है, डेल्टा एच बच गई है। क्लियर। और ये जो हमने यहाँ HV1 मान रखी थी, इधर ये अलग से मान लेते हैं, ये मान लिया हमारे पास HV2 और किसके रेस्पेक्ट में बच रही है, HS के। तो HV1 और HV2 फ्रेंड हम निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। HV1 क्या होगा भाई, जब इसमें से एयर वॉइड्स बाहर निकल रहे हैं तभी तो जाकर ये डिफ्लेक्शन, तभी तो जाकर हमारा ये सेटलमेंट हमें मिल रहा है। बिल्कुल सही। तो ये किसके रेस्पेक्ट में, सॉलिड के रेस्पेक्ट में। तो मतलब ये होगा कि सॉलिड के रेस्पेक्ट में कितना वॉइड रेशो निकला, सॉलिड के रेस्पेक्ट में कितना वॉइड रेशो। यहाँ ई नोड को मानते हैं फ्रेंड इनिशियल वॉइड रेशो, और एचएस आप देख रहे हो सॉलिड का सेटलमेंट है। ठीक है, HV2 हो जाएगा कि सॉलिड के सेटलमेंट के माध्यम से कितना फाइनल वॉइड रेशो आपको मिला, ईयर। ठीक है,
एच नोड ई नोड इनिशियल वॉइड रेशो, ई एफ फाइनल वॉइड रेशो। ये आपका यहाँ पर है इनिशियल वॉइड रेशो, इनिशियल मतलब प्रारंभिक शुरुआती वॉइड रेशो, ठीक है, इनिशियल वॉइड रेशो। और ई एफ है यहाँ पर फाइनल वॉइड रेशो, फाइनल वॉइड रेशो। क्लियर फ्रेंड्स? ये तो इनिशियल और फाइनल जो आपको मिलेगा, फाइनली सॉलिड की हाइट के रेस्पेक्ट में ही तो मिलेगा ना। तो सॉलिड की हाइट के रेस्पेक्ट में कितना वॉइड रेशो था प्रारंभिक, फिर सॉलिड की हाइट के रेस्पेक्ट में फाइनल वॉइड रेशो कितना था, ये हमारे H1 और HV2 होंगे। क्लियर फ्रेंड्स? ये अब देखना, हम यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट कितना होगा हमारा, तो देखना सेटलमेंट ऑफ सोइल, सेटलमेंट ऑफ सोइल बराबर होगा फ्रेंड कि हमारे पास टोटल हाइट कितनी थी, कितना बैठ सकता है H, कितना बैठ चुका है डेल्टा H, ठीक है, कितना बैठ चुका है डेल्टा H। तो प्रारंभिक हाइट और सेटलमेंट हाइट का जो रेशो है वो हमारा क्या कहलाएगा, सोइल का सेटलमेंट। अब देखो डेल्टा H हमें कैसे पता लगे, डेल्टा H सिंपल है, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, HV1 ही तो बैठ रहा था, पहले कितना था HV1, अब कितना बच गया HV2। तो आपके पास इसको आप निकाल सकते हो HV1 माइनस HV2 अपॉन H। क्लियर फ्रेंड्स? ये अब देखो यहां पर जो HV1 है ये रहा आपकी वैल्यू, इसको यहां रख सकते हो आप E नोट HS माइनस और EF HS अपॉन H। H को कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, बताइएगा, H को कैसे लिखा जा सकता है। H क्या है, ये टोटल H ही तो है, ये पूरा H था, ये भी पूरा H था, ये आपने मान रखा है इधर HS, और ये पोर्शन आपके पास कितना है HV1, और HV1 की वैल्यू किसके बराबर है, E नोट HS के। तो मैं H को लिख सकता हूं, ये H किसके इक्वल हो जाएगा, पूरा HS प्लस ये, तो HS प्लस HV1, और HV1 किसके बराबर है, E नोट HS के, E नोट HS के। क्लियर फ्रेंड्स? यहां पर देखना, आप क्या काम करो, यहां से भी HS को मान लो, इधर से भी HS को मान लो और काट दो, तो ये बच जाएगा आपका डेल्टा H अपॉन H इजगल टू, बचेगा फॉर्मूला E नोट माइनस EF अपॉन 1 प्लस E नोट। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये फाइनल आपका सेटलमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनिशियल वॉइड रेशो, फाइनल वॉइड रेशो अगर आपको गिवन करा दे और टोटल हाइट दे दे कि आपके पास किसी सोइल सैंपल की टोटल हाइट H है और उसका इनिशियल वॉइड रेशो, फाइनल वॉइड रेशो इतना है, तो सेटलमेंट बताइए कितना होगा सोइल सैंपल में। तो आप इस फॉर्मूले से उसको फाइंड कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड? इसको नोट करोगे, ये थोड़ा देख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं। तो E नोट माइनस EF अपॉन 1 प्लस E नोट, 1 प्लस E नोट। ठीक है, अब दिख रहा है, नोट करें। देखो फ्रेंड एक नोट्स, ये कह रहा है कि कॉम्पैक्शन में वाटर एक लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है, एक स्नेह की तरह कार्य करता है। ठीक है, वाटर ऐड करके सोइल को कॉम्पैक्ट करना बेटर होता है, वाटर को ऐड करके सोइल को कॉम्पैक्ट करना बेटर होता है, क्योंकि सोइल पार्टिकल के बीच जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये पानी क्या काम करता है, जब आप पानी को सोइल में ऐड करते हो तो वाटर के जो पार्टिकल हैं सोइल के चारों तरफ एक झिल्ली टाइप बना लेते हैं, चारों तरफ चिपक जाते हैं। ठीक है, जिसमें पार्टिकल को आपस में चिपकने नहीं देने के, और उनका जो फ्रिक्शन होगा, रगड़ जो होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये क्या है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिससे सोइल पार्टिकल की गतिशीलता इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और वे नियरेस्ट आ जाते हैं, नियरेस्ट मतलब पास पास आ जाते हैं, और जब पास पास आ जाएंगे तो उनकी ड्राई डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ड्राई डेंसिटी किस पर इंक्रीज हुई, जब आपने वाटर ऐड करके कॉम्पैक्ट किया तब ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, जिस वाटर कंटेंट पर सोइल की ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है उस वाटर कंटेंट को ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं, याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट।
ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ये वह वाटर कंटेंट होता है जिस पर सॉइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है। मैं बोल रहा हूं, अपने आप लिख लेना कि सॉइल में वाटर कंटेंट की वह मात्रा जिस पर सॉइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है वही आपका क्या कहलाता है, OMC कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स, ये OMC कल नेक्स्ट लेक्चर जब होगा उसमें आपको डीपली समझाऊंगा क्या होता है एक डायग्राम के साथ। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये सिर्फ आज का इंट्रोडक्शन था कॉम्पैक्शन का। कल हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन कोहेजनलेस सॉइल के लिए कैसे करते हैं और कोहेसिव सॉइल के लिए कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना रखोगे, कल मिलते हैं नेक्स्ट कॉम्पैक्शन के पार्ट 2 के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, बाय।